नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज एक तारीख पर हम चर्चा करेंगे जो तारीख पूरे दुनिया के इतिहास को नए अंदाज में लिख सकती है और हो सकता है कि वो तारीख दुनिया के शांति को सुनिश्चित करने के लिए भी जानी जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 9 मई के दिन का। 9 मई के दिन पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि 9 मई को रूस बाकायदा युद्ध के अंतिम परिणाम के बारे में एक निर्णय लेगा, एक परिचर्चा कर सकता है, एक घोषणा कर सकता है और हो सकता है युद्ध में विजय का पताका फहराने का, परचम लहराने का एक ऐलान भी कर सकता है। कैसे संभव है जब जेलेंस्की पूरे यूक्रेन में घूम रहे हैं और अब भी रूस से बदला लेने का दावा कर रहे हैं, फिर 9 मई के दिन पूरे यूक्रेन को जीत लेने का दावा रूस की तरफ से कैसे किया जा सकता है? अगर देखा जाए, यथार्थ परक दृष्टिकोण से इन सभी पहलुओं पर गौर किया जाए तो 9 मई के दिन जिस तरीके का ऐलान किया जाना है और उसकी बात व्लादिमीर पुतिन या पुतिन के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री की तरफ से की जा रही है, उसके बड़े मायने हैं। और शायद अगर युद्ध के खत्म होने का ऐलान कर दिया जाए तो पूरी दुनिया शांत और सुकून में जी सकती है, ये सुनिश्चित हो जाएगा। अन्यथा एक बड़े युद्ध, महाविनाश की एक तैयारी की शुरुआत भी 9 मई के दिन से ही हो सकती है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि 9 मई के दिन जिस बात की घोषणा रूस की तरफ से की जाएगी उसका महत्व है। क्यों है रूस के लिए उसका महत्व और पूरी दुनिया के लिए? हम एक ग्राफिक्स के जरिए आपको पहले बताते हैं और फिर हम उस सारे प्रकरण को समेटे हुए एक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में 9 मई के पहले, 9 मई के दिन और 9 मई के दिन के बाद रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष आखिर किस मुकाम तक पहुंचेगा और पूरी दुनिया उसके आगोश में आएगी या पूरी दुनिया विशेष करके यूरोप में शांति कायम हो सकेगा। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐलान किया गया है उसके मायने क्या हैं और उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। सबसे पहले आप इन्हें देखिए। 9 मई को एक नहीं 2-2 जीत का जश्न मनाना चाहता है रूस, ये एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। 9 मई को है रूस का विक्ट्री डे। ये विक्ट्री डे क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। 9 मई तक यूक्रेन में जंग जीतने की तैयारी में है रूस। 9 मई को यूक्रेन पर पूरी ताकत के साथ हमला करेगा रूस, ये हमारा आकलन है। रूस के विजय दिवस से पहले युद्ध में कोई बदलाव नहीं होगा, ये विदेश मंत्री लावरोव रूस के कह चुके हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। रूस के विजय दिवस से पहले युद्ध में कोई बदलाव नहीं होगा, इस बात की जानकारी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अब सवाल उठते हैं कि क्या 9 मई के बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा? यह सवाल एवी स्टार न्यूज उठा रहा है, आप लोगों को भी उठाना चाहिए, आपकी जहन में उठना चाहिए। क्या 9 मई के दिन रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? यह हमारा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि 9 मई को जीत दर्ज करने के लिए रूस हद पार कर सकता है क्या? यह भी सवाल आपके जहन में उठना चाहिए। कहीं रूस 9 मई को विश्व युद्ध छेड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहा? यह सवाल मौजू है और सोचना और समझना होगा हमें। अगर रूस ने हमले तेज किए तो नाटो देश क्या करेंगे? हम वो सारे सवाल उठा रहे हैं जो संभावनाओं को जन्म दे रहे हैं, आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। युद्ध के बीच दूसरे देशों के यूक्रेन दौरे से खुश नहीं है रूस। आखिर में फिर वो क्या चाहता है, ये भी एक सवाल है। क्या हमले के बाद यूक्रेन से बातचीत की पेशकश कर सकता है रूस? एक राजनयिक प्रयास दिखावे के लिए ही रूस ऐसा कर सकता है। इन सारे सवालों के संदर्भ में अब सवाल यह है कि कौन सा वो विक्ट्री डे है जब पूरे यूक्रेन को न तो रूस जीत पाया है और न ही व्लादिमीर पुतिन की पूरी सेना अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति और वहां के जनरल्स को अपने गिरफ्त में ले पाई है,
उनसे पूछताछ नहीं कर पाई है और ना ही किसी वैकल्पिक सरकार के बनाने का कोई उसके पास प्लान है, क्योंकि अभी यूक्रेन में जेलेंस्की का पूरा जलवा है और जेलेंस्की का राज कायम है। नाटो देश उसको सहयोग भी कर रहे हैं, यूक्रेन को हर तरफ से सहयोग मिल रहा है। और यही नहीं, पूरे यूरोप के प्रमुख देश और अमेरिका यूक्रेन को आगे आने वाले किसी भी हमले को झेलने की तैयारी किस स्तर पर की जाए, किस तरह से की जाए, सैन्य और आर्थिक मदद देने की पेशकश ही नहीं बल्कि अब वो सब कुछ यूक्रेन को मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ रूस पर पाबंदियों का जो दौर है वो पूरी तरह से प्रभावी है। हालांकि कुछ देश उसकी अनदेखी करके रूस से आयात और निर्यात की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें यूरोप के देश हैं, फ्रांस और जर्मनी भी उसमें शामिल हैं। बावजूद इसके व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये बात अगर कही जा रही है, अगर उनके विदेश मंत्री कहते हैं और आधिकारिक तौर पर उसको सार्वजनिक करते हैं, तो ये पुतिन का वर्जन माना जाएगा। और पुतिन का कोई वर्जन अगर आ रहा है तो वहां के सेना के विशेषज्ञों के साथ कंबाइंड एक डिस्कशन के बाद 9 मई के दिन विक्ट्री डे का ऐलान किया गया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता चुके हैं कि विक्ट्री डे इसलिए क्योंकि उस दिन रूस ने जर्मनी के साथ एक युद्ध में एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। हमेशा से उस दिन को, 9 मई के दिन को विक्ट्री डे के रूप में रूस मनाता रहा है। लेकिन अब की इस बार डबल विक्ट्री डे के तौर पर 9 मई का दिन सुनिश्चित किया जा रहा है। जहां तक जश्न का संबंध है रूस की तरफ से, सवाल यह है कि आखिर में कौन सा वो विक्ट्री या विजय, जो विजय अभी पूरी दुनिया के तरफ से मान्य ही नहीं है और अगर देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर किसी भी विजय का कोई भी ऐलान पुतिन करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की सेना और रूस की सैन्य ताकत पर हम अविश्वास नहीं कर सकते। इसलिए आज से लेकर 9 मई के दिन तक हो सकता है जिस बात के ऐलान की तैयारी है उसके पहले एक बार और युद्ध की विभीषिका पूरे यूक्रेन को झेलनी पड़े और हमले तेज किए जाएं, उसी तरीके से जैसे 24 फरवरी के बाद समय समय पर रूस ने अपने युद्ध को ज्यादा सघन करने की कोशिश की है, युद्ध के टेक्निक को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की है और मिसाइल से लेकर के हर उस तरह के तकनीक का, उपकरणों का और बमों का इस्तेमाल किया गया जो फिलहाल पिछले 2-3 दशकों के दौरान किसी भी देश के खिलाफ युद्ध की स्थिति में भी प्रयोग नहीं किया गया था। तो फिर 9 मई के दिन क्या जेलेंस्की की गिरफ्तारी कर सकते हैं? हम आपको एक जानकारी बता दें, जो खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक यूक्रेन की सेना को कुचलते हुए रूस की सेना जेलेंस्की के उस भवन तक पहुंच गई थी जहां जेलेंस्की अपने परिवार के साथ मौजूद थे, लेकिन जेलेंस्की को छू तक नहीं पाई रूस की सेना। उसके पीछे क्या कारण था, अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। तो क्या जिस तरीके से मारियोपोल से लेकर के हर एक उस राज्य को बर्बाद करने के बाद, तहस नहस करने के बाद, अरबों डॉलर की संपत्ति और चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद रूस को यह भरोसा है कि 9 मई के दिन जब वो विक्ट्री डे का ऐलान करेंगे तो सचमुच में वो उस स्थिति में होंगे, ये सवाल मौजू है। इसलिए हम खबर के लिए सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छा लग सकता है कि 9 मई के दिन रूस विजय दिवस का ऐलान कर सकता है, उस विजय दिवस का जिसमें 2-2 विक्ट्री को पाने का श्रेय ले सकता है और इस तरीके से पूरी दुनिया में रूस की एक ताकत बहुत अच्छी तरीके से स्थापित हो जाएगी, यह भी सुनिश्चित कर सकता है। उस दिन रूस की सेना, क्रेमलिन से जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है कि मॉस्को में बाकायदा एक परेड डे का आयोजन होता है, परेड का आयोजन होता है, उसमें यूक्रेन के पकड़े गए वो युद्धबंदी भी बाकायदा वो शो में दिखाए जाएंगे। अब उनकी पैदल मार्च होता है या उनको एक स्थान पर खड़ा करके दिखाया जा सकता है। और अगर ऐसा युद्धबंदियों का सार्वजनिक प्रदर्शन रूस ने विक्ट्री डे के दिन किया तो समझ सकते हैं आप कि नाटो देश अमेरिका
और यूरोप के वो देश जो पूरी तरीके से जेलेंस्की को सहयोग दे रहे हैं, वो उसे किस अंदाज में, किस नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को ले सकते हैं और आग में घी का काम कर सकता है अगर रूस ने ऐसा कुछ किया। और अगर रूस की तरफ से ये सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ तैयारी चल रही है, तो फिर 9 मई तक रूस यूक्रेन पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उस हमले की विभीषिका क्या हो सकती है, यह सोचकर भी दिल कांप उठता है। लेकिन आपको बताना यह जरूरी है क्योंकि युद्ध चल रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद अभी युद्ध रुका नहीं है। युद्ध को रोकने की तमाम कोशिशें की गई, दिखावे के लिए वार्ताएं भी हुई दोनों पक्षों के बीच। भारत सहित दुनिया के कुछ प्रमुख देश, जिसमें संयोग कहें या दुर्योग चीन भी कोशिश करता रहा कि वो रूस का साथ देते हुए शांति की कोशिश करे। इधर इजराइल जैसे देशों ने भी प्रयास किया और साथ ही साथ टर्की ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की एक कोशिश की, लेकिन फिलहाल बात बनी नहीं है। और आज जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं और 9 मई के दिन के ऐलान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो ये बताने में कोई संकोच नहीं कि यूक्रेन को तबाह करने की प्लानिंग अभी भी पुतिन और उनकी सेना के द्वारा रची जा रही है। तमाम वो खबरों के बीच जो कि हमें आपको परेशान कर सकती हैं, वो ये कि अगर 9 मई के दिन आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश व्लादिमीर पुतिन की तरफ से की गई, तो उसके पहले क्या जेलेंस्की की सेना या यूक्रेन के लोगों की और तबाही की इबारत लिखी जाएगी रूस की सेना की तरफ से? यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी इसमें लगभग 1 सप्ताह का दिन बचा हुआ है। माफ करिएगा, 1 सप्ताह का, हाँ, 1 सप्ताह का दिन पूरा बचा हुआ है। और इस 1 सप्ताह के दौरान अगर युद्ध की तकनीक और सघन ऑपरेशन को और प्रभावी किया जाता है, तो ये जो तबाही अभी तक यूक्रेन की हुई है, ये तबाही 2 गुने स्तर पर जाकर के पहुंच सकती है और फिर पूरी तरह से जर्जर हो जाएगा यूक्रेन। उस स्थिति में नाटो के देश क्या करेंगे? तब उनके पास अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए रूस के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अमेरिका और नाटो देशों की स्थिति कितनी बद से बदतर होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्तमान यूरोप की यात्रा है, उसको भी देखा जाना चाहिए क्योंकि उन यात्राओं के दौर में और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की से बात कर सकते हैं। हो सकता है ये टेलीफोनिक टॉक हो और इसके बारे में आशंकाएं जो व्यक्त की जा रही, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही, वो ये है कि यूरोप से लौटने के बाद या उस दौरान भी व्लादिमीर पुतिन या जेलेंस्की से प्रधानमंत्री की कोई बातचीत टेलीफोनी तरीके से हो सकती है और उस बातचीत में हो सकता है शांति के किसी मसौदे पर चर्चा हो और उस पर आगे की कोई बात रखी जाए या उस पर कोई कार्रवाई हो। लेकिन सवाल यह है कि व्लादिमीर पुतिन ताकत के बल पर यूक्रेन को हरा देने का दावा करते रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर 9 मई के दिन विक्ट्री डे मनाया जाएगा रूस की राजधानी मॉस्को में, तो उसके पहले क्या कोई ऐसा आक्रमण हो जाएगा जो हम सिर्फ अभी तक संभावनाएं व्यक्त करके उस पर परिचर्चा और उसका विश्लेषण करते रहे। अर्थात किसी एक बड़े बम का हो सकता है कि उतना बड़ा आक्रमण न हो, परमाणु युद्ध जैसी कोई स्थिति न बने, लेकिन किसी रासायनिक हथियार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ऐसी स्थिति में ला करके व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की को इतना अलग थलग कर सकते हैं कि उनकी सेना ही जेलेंस्की का साथ छोड़ दे और जेलेंस्की के पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई चारा ही न रह जाए। इसलिए 9 मई के दिन तक रूस क्या कुछ कर सकता है, ये अब हमें सोचना होगा और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए भी हमें तैयार और चौकस रहना होगा। उन स्थितियों में आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया में क्या तबाही आ सकती है, क्या मुश्किलें आ सकती हैं, इस पर भी विचार करना ही होगा। और सबसे बड़ा तेल संकट, ऊर्जा संकट भारत के सामने भी खड़ा हो सकता है क्योंकि उस स्थिति में जबकि रूस
बार बार ये कह रहा है कि वो जेलेंस्की को कतई अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम बयानों के बावजूद आज भी जेलेंस्की पश्चिम के देशों की गोद में खेल रहे हैं और वो थक हार करके अमेरिका के गोद में खेलने के लिए मजबूर हैं, नाटो के साथ जुड़ने के लिए मजबूर हैं और यूरोपीय संघ में शामिल होने की कवायद अभी भी वो कर रहे हैं। और रूस नहीं चाहेगा कि वो जिस स्थिति में आज यूक्रेन को तबाह करके रखा हुआ है उस स्थिति से आगे न बढ़ा जाए। ऐसा अब रूस नहीं चाहेगा, क्योंकि रूस के लिए ये आन बान शान की लड़ाई बन चुकी है और अगर बीच में बात रुक जाती है तो ये व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़े फजीहत की बात होगी। और इन्हीं बातों का आकलन करने के बाद 9 मई के दिन विजय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान अगर किया जा रहा है तो किसी बड़े खतरे की आहट तो है, लेकिन हो सकता है कि बात इसके उलट हो और उसके पहले साइकोलॉजिकल तौर पर इतना जेलेंस्की को मनोवैज्ञानिक तरीके से परेशान कर दिया जाए, दबाव में ला दिया जाए कि वो बातचीत करने का कोई मसौदा पेश कर सकें, पेश कर दें, या नाटो के देश या कुछ अन्य देश जेलेंस्की पर अंदर खाने ये दबाव डालें कि वो रूस के साथ बातचीत का एक नाटक ही सही एक मसौदा पेश करें ताकि 9 मई का दिन गुजरे। क्योंकि 9 मई के दिन अगर रूस ने विक्ट्री डे मनाने का ऐलान किया है तो इसके मायने साफ हैं, वो ये बताने की पूरी कोशिश करेगा कि किस तरीके से 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के क्या परिणाम रहे, उसे किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और यूक्रेन को यूरोप की गोद में खेलने से बचाया गया, उससे रोका गया। और इसके लिए जो भी दुस्साहस या अनाधिकार अपने आप को एक्सटेंड करने की कोशिश यूक्रेन करने की हिमाकत कर सका, उसका उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रखा गया और उसका उसे परिणाम भुगतना पड़ा। इन सारी बातों का जिक्र किया जाएगा व्लादिमीर पुतिन की तरफ से या रूस के किसी आधिकारिक बयानों के जरिए। तो उस स्थिति में 9 मई के दिन तक अब पूरी दुनिया को सांस थाम करके इंतजार करना होगा और इसी बीच वो कोशिशें भी करनी होंगी कि व्लादिमीर पुतिन उस हद को पार न करें जिस हद को पार करने की स्थिति में वो हैं, क्योंकि रूस के पास खतरनाक हथियार इतने ज्यादा हैं कि पूरा यूरोप भी अगर चाह लेगा तो परंपरागत तरीके से रूस को रोक भी ले तो रूस अपने अस्तित्व को, अपनी ताकत को अंतिम तौर पर प्रमाणित और स्थापित करने के लिए कोई बड़े हथियार का इस्तेमाल न कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जिस विश्व युद्ध की आशंका हम बराबर व्यक्त कर रहे हैं उसकी शुरुआत हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर पहुंच सकती है। इसलिए क्रेमलिन से जो बातें सामने आ रही हैं और पुतिन की तरफ से जो उन्हीं की बात, उन्हीं के दृष्टिकोण को रूस के विदेश मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, उसको सार्वजनिक किया जा रहा है, इसके मायने अब समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुतिन का प्लान 9 में अपने आप में बहुत ही आशंकाओं को समेटे हुए है, जिसका परिणाम इतना खतरनाक हो सकता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इन स्थितियों में अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश अभी 9 मई के पुतिन के प्लान या उसकी घोषणा के संदर्भ में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं, न तो सम्मिलित रूप से कोई बयान जारी किया जा रहा है। हम एक बार फिर अपने ग्राफिक्स टीम से कहेंगे और पीसीआर टीम से कहेंगे कि वो ग्राफिक्स को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि वो सवाल जो एवी स्टार न्यूज की तरफ से उठाया जा रहा है वो मौजू है। क्योंकि उन सवालों के परिप्रेक्ष्य में ही हम आप समझ सकते हैं कि 9 मई के दिन का ऐलान किया क्यों गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पश्चिम के देश और यूरोप के वो देश जो यूक्रेन से सटे हुए हैं वो ये भी समझ लें कि अगर 9 मई के दिन जेलेंस्की की तरफ से आत्मसमर्पण या लगभग समर्पण कर देने की स्थिति की घोषणा नहीं की गई तो यूरोप के उन देशों के साथ भी रूस 2-4 हाथ करने की सोच सकता है जो फिलहाल यूक्रेन को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब यह बात
वहां तक पहुंची है और वहां भी आकलन किया जा रहा है, तो उसके प्रतिक्रिया में एक बड़ी तैयारी इन देशों की तरफ से हो रही है। ये आप कह सकते हैं कि सीमाएं अभी तक बनाई गई हैं, और वो ये है कि किसी भी देश की सेना अभी यूक्रेन में एंट्री नहीं ले पाई है और न ले सकी है। इसके पीछे एकमात्र कारण है कि फिर एक आमने सामने की भिड़ंत होगी और यूक्रेन की सीमा से पार वो युद्ध उस देश में चला जाएगा जो यूक्रेन की सहायता कर रहा है। और अगर 9 मई के दिन तक ऐसा नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि विक्ट्री डे को सिंबॉलिक अर्थात सांकेतिक तौर पर मनाने के साथ रूस यूक्रेन के भविष्य की कोई रूपरेखा भी उस दिन प्रस्तुत कर सके और यह बता सके कि यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने से इसलिए रोका गया, जेलेंस्की की गिरफ्तारी इसलिए रोकी गई ताकि रूस पूरा यह मौका दे और यह दुनिया को दिखा सके कि वो किसी को बिल्कुल बर्बाद करके आबाद करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि गलत व्यक्ति के हाथ से यूक्रेन की सत्ता को अपने हाथ में लेकर के वो यूक्रेन वासियों के हित में जो सरकार आए उसके लिए एक प्रयास कर रहा है। इसलिए जेलेंस्की को एक मौका दिया गया और रूस बाकायदा ये भी कह सकता है कि जेलेंस्की की गिरफ्तारी इसीलिए नहीं की गई क्योंकि जेलेंस्की को वार हीरो बना दिया जाता अगर ऐसा किया जाता, क्योंकि रूस इस बात को बताने की बराबर कोशिश कर रहा है कि जेलेंस्की की जिद और पश्चिमी देशों का स्वार्थ पूरे यूक्रेन की तबाही की इबारत लिखने का एक प्रमुख कारक है। और शायद कुछ दिन बाद या कुछ समय अंतराल में यूक्रेन के लोग जो अभी जेलेंस्की के साथ हैं, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं और रूस के किसी भी हमले के सामने वो खुद आकर के खड़े हो जाते हैं, बाद में यही जेलेंस्की का विरोध करने लगे और जेलेंस्की की वो सेना जो जेलेंस्की के इस राष्ट्रवाद के ताकत के दम पर लड़ाई लड़ रही है, हालांकि ये लड़ाई बेमेल है, उस लड़ाई को उस अंजाम तक पहुंचाया ही न जा सके। ये स्थिति तब बनेगी जब वहां नागरिक ही जेलेंस्की और उनकी सेना के खिलाफ विद्रोह कर दें। शायद रूस का कोई प्लान ये भी हो सकता है जो हम बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो 9 मई के बाद सुनिश्चित किया जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर पूरी दुनिया विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय देश ये मान बैठेंगे कि अब पुतिन की सेना और पुतिन यूक्रेन में अपनी मनमानी चलाएंगे और अगर उनकी मनमानी को नहीं रोका गया तो फिर यूरोप के वो देश जो यूक्रेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के नैतिक समर्थन देने की कवायद करते रहे, उनके खिलाफ भी पुतिन कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं और उस स्थिति में फिर नाटो के अस्तित्व और उसके वजूद पर सवाल उठेगा। इसलिए 9 मई के दिन के ऐलान के बाद अमेरिका की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, वहां चिंताएं बढ़ रही हैं और अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ भी किसी प्रभावी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका विश्लेषण और अनुशीलन कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के परिप्रेक्ष्य में अब 9 मई के दिन तक हमें देखना होगा कि यूक्रेन पर रूस किस तरह से हमले को बढ़ा रहा है, उसको मजबूती के साथ अपनी सेना के घेरेबंदी को और ज्यादा रणनीतिक रूप से प्रभावी बना रहा है। ये सारी बातें इस बात की द्योतक होंगे कि आने वाले समय में जेलेंस्की को सत्ता से हटाया जाएगा, लेकिन 9 मई के दिन तक जेलेंस्की का सत्ता से हटाया जाना नामुमकिन है और जेलेंस्की अगर जिंदा हैं तो पूरी तबाही की इबारत लिख देने के बावजूद रूस पूरी दुनिया को यह दिखा और जता नहीं सकता कि उसने पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि 60% से अधिक भूभाग पर प्रकारांतर से रूस की सेना का दखल है, पूरा कब्जा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको समय समय पर प्रतिरोध का सामना यूक्रेन की सेना से करना पड़ रहा है और यूक्रेन की सेना को अब वो घातक हथियार भी मिल रहे हैं। इसलिए अब रूस की सीमा के अंदर भी यूक्रेन की सेना की तरफ से समय समय पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक है, एक सांकेतिक हमले हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव रूस पर बहुत बड़ा पड़ने वाला नहीं है। दुष्प्रभाव रूस पर जो पड़ रहा है वो आर्थिक नाकेबंदी के कारण है और उस नाकेबंदी को भी तोड़ने में रूस काफी हद तक सफल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की बौखलाहट
बढ़ सकती है। फ्रांस और जर्मनी की भी बौखलाहट बढ़ सकती है और फ्रांस और जर्मनी इसमें मध्यम मार्ग अपना करके शांति के साथ रूस पर दबाव बनाने की कोशिश करें भी तो ब्रिटेन और अमेरिका ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों अब रूस को एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं। और रूस की तरफ से इस बात का आकलन किया जा चुका है कि अगर प्रभावी तौर पर पश्चिमी देशों और अमेरिका पर अब अपने धाक को जमाना है तो जेलेंस्की को सबक सिखाना ही होगा। और सबक सिखाने का जो तरीका होगा वो 9 मई के दिन या 9 मई तक या 9 मई के बाद क्या कुछ होना है, ये एक बड़े सवाल पैदा कर रहा है और कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। इन्हीं मुद्दों पर हमने आज आपके सामने चर्चा की। इसलिए विक्ट्री डे 9 मई का दिन रूस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा 9 मई का दिन। और हो सकता है कि सारी बात जिस पर हमने चर्चा की, अगर इसके उलट पूरी दुनिया एक सकारात्मक तरीके से रूस और यूक्रेन को समझाने और बुझाने में कामयाब रही, राजनयिक मिशन प्रभावी रहे जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, तो यह पूरी बात उलट हो जाए और विक्ट्री डे सिंबॉलिक तौर पर रूस मनाए और रूस और यूक्रेन में शांति की पहल या शांति की वार्ता भी शुरू हो जाए और उस वार्ता के बाद यूक्रेन का भविष्य, उसकी प्रभुसत्ता भी सुनिश्चित हो जाए और रूस का मान सम्मान भी स्थापित हो जाए और उसके आड़ में पश्चिमी यूरोपीय देश, नाटो और अमेरिका जो खेल खेल रहे हैं उस पर भी विराम लग जाए। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया एक बार फिर राहत की सांस ले सकती है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो पाएगा? इन तमाम सवालों और संभावनाओं के बीच हम आपके लिए ये कुछ मंथन के लिए प्रश्न छोड़े जा रहे हैं। आप विचार कीजिएगा और एक जनमत तैयार होना चाहिए और ईश्वर से यह कामना करनी चाहिए कि सद्बुद्धि दे उन सबको जो 9 मई के दिन विक्ट्री डे का ऐलान कर रहे हैं। पुतिन जेलेंस्की को सबक सिखाने की अंतिम इबारत लिखने की बात कर रहे हैं। शायद वो पूरी दुनिया के शांति के लिए एक बड़े चुनौती वाला दिन साबित न हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर युद्ध के आहट न सिर्फ यूरोप में बल्कि एशिया में भी हो सकती है और उसका दुष्परिणाम भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।